हेलो एवरीवन, मातृभाषा चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम बबीता डिमरी है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड एलटी एग्जाम की विषय हिंदी की। इसमें हमने पिछली वीडियो में हिंदी के सिलेबस की चर्चा की है और उसमें मैंने हिंदी के सिलेबस को 2 भागों में बांटा है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको वो वाली वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको पता चलेगा कि हमारी क्या रणनीति है और हम किस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, हम आज आपका पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि हमारा पहला टॉपिक रहेगा जनपदीय भाषा एवं साहित्य। ये टॉपिक चुनने के पीछे मेरा कारण ये है कि और सभी टॉपिक हमें आसानी से मिल जाते हैं और हम सब लोगों ने पढ़े हुए हैं, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमारे पास बहुत कम किताबें हैं, बहुत कम जानकारी है कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो उम्मीद है कि मेरा ये प्रयास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा और आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि किस तरह से आपको अच्छा लगा और कैसा लगा है। तो आइए शुरू करते हैं। जनपदीय भाषा एवं साहित्य, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या है और इसमें किस किस चीज के बारे में पढ़ा जाएगा। जनपदीय साहित्य अशिक्षित एवं असभ्य माने जाने वाले लोगों की स्वच्छंद अभिव्यक्ति है। अर्थात जो हमारा जनपदीय साहित्य है वो ग्रामीण जनता का साहित्य है। उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। जो वहाँ के लोग हैं, जिनको कि गांव के लोग हैं, जो बहुत ज्यादा नियमों को नहीं जानते, रस छंद अलंकार को नहीं जानते, लेकिन उनके मन में जो अपने जो कविता के भाव हैं वो उसको स्वच्छंद रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं। अपनी जैसी भी उनकी टूटी फूटी भाषा है उसमें ही अगर वो अभिव्यक्त करते हैं तो वही उनकी जनपदीय भाषा है, मतलब एक क्षेत्रीय भाषा है। सेकंड है आपका, मनोरंजन के लिए रचा जाता था। जो हमारा जनपदीय साहित्य था वो बहुत ज्यादा साहित्यिक नहीं होता था कि उसके लिए कवि को कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिले, बल्कि वो इसलिए होता था कि एक मनोरंजन के लिए, कि जो हमारी क्षेत्रीय ग्रामीण जनता थी तब मनोरंजन के इतने साधन नहीं थे, तो उस टाइम जो कविताएं गाथाएं उनको क्षेत्रीय रूपों में दिखाया जाता था, तो वो मनोरंजन के लिए रचे जाते थे और उसके लिए जो पढ़े लिखे लोग ना होते हुए भी अपनी स्वच्छंद अभिव्यक्ति दे सकते थे। थर्ड पॉइंट है हमारा, जनता को उसकी परंपरा एवं रीति रिवाजों से परिचित कराने के लिए। और हमारा जो तीसरा पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जो जनपदीय भाषा एवं साहित्य था इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि जो उस टाइम की जनता थी वो उस अगली पीढ़ी को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताने के लिए, उनको परिचित कराने के लिए वहां पे क्या करते थे, उस चीज का उस चीज के बारे में सबको बताने के लिए उसको रंगमंच पे कभी नाटक दिखा देना, कभी गाथाएं सुना देना। यानी जो दादाजी लोग होते थे वो अपनी नई पीढ़ी को कहानियां सुनाते थे कि जो हमारे वीर सेनानी थे वो ऐसे थे, तीलू रोतेली थी वो ऐसी थी। इस तरह से जो हमारी परंपरा और रीति रिवाज अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए क्या करते थे, वो जनपदीय भाषा और साहित्य रचते थे। जनपदीय जो हमारी भाषा था उसमें नए साहित्य रचते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसका दूसरा नाम लोक साहित्य भी है। जो हमारा जनपदीय भाषा और साहित्य उसको हम दूसरी भाषा में लोक साहित्य भी कह सकते हैं। अब इसे हम लोक साहित्य क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण जानेंगे। लोक अर्थात सामान्य जनता, जो हमारी सामान्य जनता है, ग्रामीण जनता है, पढ़ी लिखी जनता नहीं है, जो कि अपनी जो विचारों और भावनाओं को टूटी फूटी भाषा में अपने को व्यक्त करती है और अपनी नई पीढ़ी के लिए उस बात को पहुंचाने के लिए वो अपनी भाषा में उस चीज का वर्णन करती है। वो शब्द, जो ये लोक शब्द है, वो सामान्य जनता का प्रतीक है। और यह शब्द कहाँ से लिया गया, संस्कृत के दर्शन धातु से लिया गया और उसमें गह प्रत्यय लगा हुआ है। अतः जो हमारा लोक शब्द है उसका अर्थ हुआ देखने वाला, यानी सामान्य जनता द्वारा जो लिखा जाता है, सामान्य जनता द्वारा जो देखा जाता है, वही हमारा लोक साहित्य, वही हमारी जनपदीय भाषा एवं साहित्य है। नेक्स्ट लाइन देखिए, अंग्रेजी में लोक शब्द के लिए फोक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जो अंग्रेजी में हम अगर लोक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो फोक शब्द, आपने सुना होगा लोक नृत्य के लिए हम क्या बोलते हैं, फोक डांस बोलते हैं, तो वहीं पे ये लोक शब्द के लिए हमने क्या, फोक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो हमारा ये जनपदीय भाषा एवं साहित्य है, इसके बारे में आपको एक मोटा मोटा खाका आपके दिमाग में आ चुका होगा कि जो हमारा जनपदीय साहित्य वो हमारे ग्रामीण अंचल के लोगों की भाषा है और ग्रामीण अंचल के लोगों का साहित्य है। जो लोग की बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और अपनी स्वच्छंद अभिव्यक्ति करते थे, मनोरंजन के लिए करते थे, क्योंकि मनोरंजन के बहुत सारे साधन नहीं थे। तो उस टाइम पांडव नृत्य हो गया, जो आपका रामायण का पाठ होगा, ये सारे पाठ मतलब इन्होंने मनोरंजन के लिए किए जाते थे और ये अपनी भाषा और क्षेत्रीय भाषा में ही अभिव्यक्ति
करते थे। अपनी जो जनता होती थी वो अपने रीति रिवाजों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए इस चीज का वर्णन करते थे, क्योंकि जो नए बच्चे होंगे जब वो पुरानी पीढ़ी के लोगों को देखेंगे किस तरह से पांडव नृत्य करते, तो अगली पीढ़ी भी उस चीज को सीखेगी। दूसरा नाम इसका लोक साहित्य क्यों पड़ा, क्योंकि वो सामान्य जनता के लिए है। और ये कहाँ से ये शब्द लिया गया, ये इसके बारे में आपने ढंग से समझ लिया होगा। आप देखते हैं विशेषताएं, जो हमारी जनपदीय भाषा या लोक साहित्य है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनकी विशेष चर्चा करेंगे। पहली विशेषता है रचनाकार अज्ञात होता है। जो हमारे ये रचनाएं होती है, क्योंकि ये कोई पढ़े लिखे लोगों द्वारा या शिक्षित लोगों द्वारा हो ये जरूरी नहीं, तो इनकी जो ये चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, एक ने एक दूसरे को सुनाया, पिताजी ने बेटे को सुनाया, आगे बेटे ने अपने बेटे को सुनाया, लेकिन इसके रचनाकार के बारे में कोई भी खास जानकारी किसी को पता नहीं है। कुछ एक रचनाएं होंगी जिसके बारे में जानते हैं, लेकिन अधिकतर जो हमारी क्षेत्रीय जनता है या हमारा जनपदीय साहित्य है उसके बारे में रचनाकार अज्ञात ही होता है। शास्त्रों के नियम बंधनों से मुक्त, मतलब इसमें मैंने पहले ही जो पहली लाइन थी, सब इसमें कोई काव्य शास्त्रीय ज्ञान हो ये जरूरी नहीं है, व्यक्ति पढ़ा लिखा हो जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें रस छंद अलंकारों को बंधनों में बांध कर रचनाएं नहीं करेगी, बल्कि अपनी स्वच्छंद अभिव्यक्ति दी गई है, तो शास्त्रों के नियमों बंधनों से ये मुक्त होती हैं। नेक्स्ट है श्रुति परंपरा पर आधारित। श्रुति मतलब सुनना, मैंने पहले ही बताया था कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, तो ये मौखिक रूप में पहले थी। अब कुछ कुछ रचनाएं जो लिखित में हो चुकी हैं, पर अधिकतर रचनाएं ये पहले मौखिक रूप में ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती थी। जैसे किसी की माँ ने अपनी बेटी को वो कहानी सुनाई और उसकी बेटी ने अपनी बेटी को वो कहानी सुनाई, तो इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी ये श्रुति यानी सुनने के रूप में आगे बढ़ती रही, इससे मौखिक अभिव्यक्ति होती है। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति सरल एवं सरल। इसमें जो अभिव्यक्ति होगी वो सरल एवं सहज होगी, क्योंकि इसमें कोई रस छंद अलंकारों का बंधन तो है नहीं कि हमें बहुत कठिन भाषा का प्रयोग किया जा रहा हो, इसमें बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया जा रहा हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जनपदीय भाषा एवं साहित्य के परिचय को समझ लिया होगा कि क्या हमारा जनपदीय भाषा एवं साहित्य और क्या कहाँ से ये शब्द आया है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसके बारे हम अगली वीडियो में और चर्चा करेंगे। अभी आज के लिए इतना, उम्मीद है कि आपने इसको समझ लिया होगा। धन्यवाद।